एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग के दोनों आदमी जो कैंगो पर नजर रख रहे थे, वो उनके पास वाले फार्म को खरीद लेते हैं, जो सांसिक के पेरेंट्स का था, ताकि उन्हें एक बहाना मिल जाए और वो आराम से गांव में रह सके और किसी को उन पर कोई शक भी ना हो। इस तरफ हम देखते हैं कि सांसिक का पुराना बॉस उसके आदमियों के साथ उसके घर तक पहुंच गया था। वो लोग अपने पैसे लेने के लिए सांसिक के पीछे पड़े हुए थे। सांसिक के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ यंगसुन बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे डॉक्टर से पता चला था कि उसे 4th स्टेज का स्टमक कैंसर है। डॉक्टर ने उसे कोई गारंटी नहीं दी थी। उसे ख्याल आता है कि उसे अपने सारे पेंडिंग काम पूरे कर लेने चाहिए। कैंगो भी ये बात नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी है और कुछ तो सोच रही है। वो अपने बेटे के लिए जरूरत के सारे नोट्स बनाकर रखने लगती है। उसे ये ख्याल आता है कि उसके बाद कैंगो अपना ध्यान अकेले कैसे रखेगा। वो सारे कॉन्टैक्ट के नोट्स बनाने लगती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले का, प्लम्बर वाले का, डॉक्टर का और बाकी का। फिर वो सोचती है कि कैंगो को भूख लगने पर वो क्या करेगा। ये सोचकर वो रोने लग जाती है। फिर वो अपने पति की फोटो की तरफ देखकर कहती है कि मैं नहीं मर सकती। अगले दिन यंगसुन अपने फार्म वेट के पास जाती है और कहती है कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसका फार्म कैंगो का होगा। उसे फार्म खुद ही मैनेज करना होगा, पर उसके बीमार होने की वजह से वो खुद कैसे मैनेज करेगा। वो वेट कहता है कि इस केस में तुम्हें एक फार्म मैनेजर हायर कर लेना चाहिए और पिग्स की दवाइयों में मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। वेट को ये सब सुनकर काफी अजीब लग रहा था। इधर कैंगो येजिन और सुजिन को बताता है कि उसकी मॉम काफी अजीब बिहेव कर रही है। वो ज्यादा बात नहीं करती और स्माइल भी नहीं करती। उसी समय यंगसुन वहां आ जाती है। वो एकदम नॉर्मल और खुश थी, बात भी अच्छे से कर रही थी। दोनों बच्चे सोचने लगते हैं कि ये तो बात अच्छे से कर रही है। यंगसुन कैंगो को मार्केट लेकर जाती है शॉपिंग करने के लिए। वो उसे बूट्स दिलवाने ले गई थी। वहां कैंगो एक पपी को देखकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहां कुछ स्कूल के लड़के उसे सिगरेट्स खरीदने को बोलते हैं और उसके मना करने पर उसे बुली करने लगते हैं। कैंगो अपनी मॉम को बुलाने के लिए अपना फोन निकालता है, तो वो लोग उसका फोन छीनने लगते हैं। तभी यंगसुन वहां आकर उन लड़कों को एक जूता फेंक कर मारती है और उन्हें डंडा दिखाकर भगाती है। घर जाकर यंगसुन कैंगो को गाली देना सिखाती है, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके और लोगों को खुद को बुली ना करने दे। फिर वो उसे एक छोटा बैग देती है, जिसमें उसने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखे थे, और वो कैंगो को समझाती है कि किसी भी सिचुएशन में किसी को ये मत देना। कभी कोई कहीं साइन करने को बोले तो कभी भी साइन मत करना। कोई अगर अपने नाम पर कोई लोन लेने को बोले तो वो भी नहीं करना। कैंगो को फिर भूख लगती है, तब यंगसुन उसे पिग फार्म लेकर जाती है और कहती है कि सुबह और रात में जब तुम्हें भूख लगे तो खाने से पहले तुम यहाँ आना और चेक करना कि सारे पिग्स अच्छे से खाना खा रहे हैं या नहीं। वो कहती है कि हमें फार्म को हमेशा साफ और डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए, ताकि पिग्स बीमार ना पड़े। फिर वो उसे पोटैटो फील्ड में फर्टिलाइजर्स डालना भी सिखाती है। उसके बाद वो उसे पिग का ध्यान कैसे रखना है वो भी बताती है। यंगसुन उसे और भी बहुत कुछ सिखाती है, ताकि जब वो ना रहे तो कैंगो अपना और अपने पिग फार्म का दोनों का अच्छे से ध्यान रख सके। इस तरफ हम सैमसिक को देखते हैं, जिसे उसके बॉस और उसके आदमी लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा था, और वो लोग कहते हैं कि अगर पैसों का अरेंजमेंट ना हो पाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मीजो फिर सैमसिक को कॉल लगाती है। दोनों ही गांव में वापस आ गए थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। सैमसिक कहता है कि वो अभी भी वहीं पर नौकरी कर रहा है, और मीजो कहती है कि वो तो सॉल में अपने नेल सैलून में है। बात करते करते सैमसिक को मीजो वहीं अपने सामने दिखाई देती है। मीजो को देखकर वो छुपने लग जाता है, लेकिन मीजो बाहर आकर उससे बात करती है। अब जब सब कुछ सामने आ ही गया था तो दोनों एक दूसरे को सब कुछ सच सच बता देते हैं। बातों ही बातों में सैमसिक कहता है कि हमारी हालत कैंगो से तो बेटर ही है। मीजो गुस्से में उसे बहुत डांट लगाती है। सैमसिक कहता है कि क्या तुम आज भी कैंगो को पसंद करती हो। मीजो उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। मीजो जब घर आती है तब देखती है कि सुजिन जोर जोर से रो रहा था। पता चलता है कि मीजो की मॉम येजिन और सुजिन को अपने साथ पब्लिक बाथ लेकर जाया करती है नहाने के लिए। अब क्योंकि वो लड़कियों वाला था, इसलिए सुजिन वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वो रो रो कर कहता है कि उसे अपने डैड के साथ जाना है। यंगसुन की तबीयत अब धीरे धीरे करके और भी बिगड़ने लग गई थी। इस तरफ यंगसुन कैंगो को लेकर कहीं जा रही थी, तो देखती है कि रास्ते में बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं उसके पिग फार्म के खिलाफ, फार्म को हटाने के लिए। वो गुस्से में सारे बैनर्स को फाड़ देती है। जब वो अपने फार्म वापस आती है तो देखती है कि वहां पर बैकून पहले से ही था, और ये काम उसी का था। वो अब भी पूरी कोशिश कर रहा था यंगसुन का पिग फार्म हटाने के लिए। वो आदमी कहने लगता है कि गांव में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। यंगसुन उसे वहां से जाने को कहती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मरना है क्या। यंगसुन बोलती है कि मैं क्यों मरूं, इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता।
यंगसुन कहती है कि इस फार्म के लिए मेरे हस्बैंड की जान चली गई। तुम जितना भी कोशिश कर लो, इसे तुम बंद नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ भी हो गया तो मेरा बेटा इसे चलाएगा और फिर उसका बेटा। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला जाएगा। जब वो उस पे चिल्ला रही थी, तब उसका वेट भागते हुए आता है। पता चलता है कि दूर एक गांव में किसी फार्म के अंदर बकरियों को कोई बीमारी हो रही है। ये बीमारी जानवरों में फैलती थी, इसलिए 3 किलोमीटर के रेडियस पर जितने भी जानवर होते थे, उन्हें मार दिया जा रहा था। यंगफुन का पिग फार्म भी उसी रेडियस के अंदर आता था और इसलिए उसके पिग्स को भी मार दिया जाता है, जबकि उसके पिग्स बीमार भी नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थे। यंगसुन और कैंगो का रो रो कर बुरा हाल था। यंगसुन को याद आने लगता है कि कैसे उसके पेरेंट्स, उसका हस्बैंड सब दुनिया छोड़कर चले गए। फिर कैंगो बीमार हो गया और अब उसका फार्म भी नहीं बचा। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि मेरे पिग्स ऐसे मरना डिजर्व नहीं करते। सारे गांव वालों को भी यंगसुन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। मीजू को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत दुखी होती है। येजिन पूछती है कि लायन को भी मार दिया क्या? लायन वही पिग था जिसे कैंगो ने अपना पेट बनाकर घर में रखा हुआ था। मीजू की मॉम कहती है कि कैंगो का घर 3 किलोमीटर रेडियस के बाहर था, इसलिए वो बच गया। इस तरफ सॉन्ग के आदमी लोग घर खाली देखकर अंदर घुस जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए। वो तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वहाँ एक पेन ड्राइव मिलता है। यहाँ पर तेसो अपनी बेटी हायंग की शादी किसी रिच बिजनेसमैन के बेटे से करवाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वो बिजनेसमैन तेसो को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हेल्प कर सकता था। दूसरी तरफ मीजू ने उसी केमिकल शॉप में अपना एक छोटा सा नेल सैलून खोल लिया था। वहाँ सारे लोग यंगसुन के पिग फार्म के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि अब उसका पिग फार्म बंद होने के कगार पे था और सारे मरे हुए पिग्स को उसके पोटैटो फील्ड में दफनाया गया था, जिससे अब वो पोटैटो भी नहीं उगा सकती थी। जिसपे शॉप ओनर को ध्यान आता है कि पोटैटो फील्ड तो अब नहीं है, तो फिर यंगसुन ने आज सुबह ही हर्बिसाइड्स क्यों खरीदा? ये सुनकर मीजू तुरंत ही वहां से निकलती है। यंगसुन कैंगो को लेकर उस जगह पर आई थी जहां उसके हस्बैंड को दफनाया गया था। वो हर्बिसाइड्स भी लेकर आई थी, क्योंकि शायद वो खुद को और कैंगो को खत्म कर देना चाहती थी। कैंगो पूछता है कि क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए हैं? यंगसुन कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी पिकनिक पर जाने नहीं दिया, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे मॉम डैड पिकनिक पर गए थे और तब मैंने उनके लिए कोई खाने का सामान बनाया था और वो मारे गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी वही खाने की चीज लेकर गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। इसी डर से मैंने तुम्हें पिकनिक पर कभी भी जाने नहीं दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। कैंगो कहता है कि हमें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि घर जाकर हमें लायन को खाना भी खिलाना है। लायन बड़ा होकर और भी बेबीज देगा, उसके बाद हम फिर से अपना पिग फार्म खोल पाएंगे। ये सब सुनकर यंगसुन अपना मन बदल देती है और कैंगो को लेकर वापस जाती है। इस तरफ मीजू कैंगो को और उसकी मॉम को ढूंढ रही थी, तब उसे सामने से वो लोग आते हुए दिखते हैं। मीजू कुछ कहती नहीं, लेकिन यंगसुन के पास जो हर्बिसाइड्स था वो वापस ले लेती है। जाने से पहले मीजू कैंगो और सैमसिक से कहती है कि वो दोनों कल सुजिन के साथ पब्लिक बात जाए। कैंगो तो खुश हो जाता है। सैमसिक को मन तो नहीं था, लेकिन वो भी हाँ कह देता है। अगली सुबह मीजू येजिन के साथ और सुजिन कैंगो और सैमसिक के साथ जाता है और फिर यंगसुन एक लॉयर से जाकर मिलती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत अब धीरे धीरे करके खराब होती जाएगी और मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। यंगसुन कैंगो को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहती थी, जहाँ उसके जैसे लोगों की देखभाल होती थी। हर महीने उसके बैंक अकाउंट से वहाँ की फी डिडक्ट होनी थी। यंगसुन कहती है कि अगर कभी मेरा बेटा नॉर्मल हो जाता है तो बचे हुए सारे पैसे उसे मिल जाएंगे। इस तरफ सॉन्ग के आदमी उस पेन ड्राइव को सॉन्ग के पास लेकर जाते हैं। पेन ड्राइव के वीडियो को देखकर लग रहा था कि कैंगो जानबूझकर सॉन्ग के कंपनी को एक्सपोज कर रहा था। सॉन्ग का आदमी कहता है कि हमें कैंगो को ठिकाने लगा देना चाहिए, तो सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि कैंगो ने उसके कंपनी को इसलिए एक्सपोज किया ताकि वो खुद उसे ठीक कर सके और इसी बहाने कैंगो सॉन्ग का भरोसा जीत ले। पब्लिक बात के अंदर कैंगो टीवी पर तेसो को देखता है और उसे गालियां देता है और फिर खुद ही भूल जाता है कि वो बोल क्या रहा था। बात से बाहर निकलने के बाद यंगसुन कैंगो को लेकर उसी रिहैब सेंटर पहुंचती है। फिर वो कैंगो को समझाती है कि अब से तुम्हें यहीं पर रहना है, यहाँ तुम्हारा सब लोग ध्यान रखेंगे। कैंगो को लग रहा था कि यंगसुन उसके साथ यहीं पर रहेगी, पर जब वो कहती है कि वो यहाँ अकेले रहेगा तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है कि आप मेरे बिना कोई अच्छी जगह जा रहे हो क्या? मुझे भी साथ ले चलो। मैं बहुत अच्छा इंसान बन के रहूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। यंगसुन किसी तरह कैंगो को समझाकर वहां से निकल जाती है और कार में वो खुद भी रोने लगती है। घर पहुंचकर वो सारा घर अच्छे से साफ करती है, 2 लेटर्स लिखती है, लायन को नहलाकर खाना देती है। उसके टेबल पर 2 लेटर्स रखे हुए थे, एक कैंगो के लिए और दूसरा गांव वालों के लिए। इस तरफ कैंगो रिहैब सेंटर से भाग चुका था। कैंगो अपने फोन में नेविगेशन देखकर अपने व्हील चेयर पर ही अपने घर की तरफ जाने लगता है।
उसके हाथ में कट लग जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। फिर यंगसुन सब कुछ रेडी करके अपने लिए फांसी रेडी करती है। वो जैसे ही अपने पैरों के नीचे से चेयर को हटाती है, उसी समय कैंगो भी वहां पर पहुंचता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है, तब अपनी मॉम को लटकता देखकर उनका पैर पकड़ लेता है। अपनी मॉम को पकड़कर वो रोए जा रहा था और उन्हें बचाने के लिए वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।